हमें कुछ अद्भुत ही मिलेगा, क्योंकि सिस्टम जब भी अपग्रेडेशन में जाती है कुछ नया लेकर आती है और हम लोग के भलाई के बारे में सोचती है। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि टाइम हो गया है, मैं जेपी सिंह कुशवाहा सर को इनवाइट करना चाहती हूँ कि सर आप मंच पे आइए और हम लोगों को ज्ञान भरी बातें दीजिए। तो मैं सर को बुलाने के लिए कुछ दो लाइनें बोलना चाहती हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ देंगे। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम आप लोग के साथ में। आप लोग जितने भी साथी हैं सभी सर को बुलाने के लिए अपने जोरदार क्लैपिंग के साथ सर को बुलाइए। मोस्ट वेलकम जेपी सिंह कुशवाहा सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम जेपी कुशवाहा सर, वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम सर, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। जय वेलकम जगन्नाथ। वेलकम वेलकम मोस्ट कुशवाहा वेलकम, सर, जय मोस्ट जगन्नाथ। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम गुरु जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक मोस्ट यू, वेलकम थैंक सर, मोस्ट यू, वेलकम। जी गुड थैंक मॉर्निंग, यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी होस्टिंग कर रही मैम श्रीमती अनीता सिंह मैम। मैं इनका सदा आभारी रहूँगा। मैम की होस्टिंग लाजवाब रहती है। मैम का जो होस्टिंग करने का तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करती हैं, सिखाती हैं। इसके लिए मैम का मैं सदा ऋणी रहूँगा। और आज के मुख्य अतिथि हमारे गुरुओं के महागुरु मिस्टर जीडी डाबर साहब, इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मंच पर बुलाने का सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अर्जुन सिंह माली सर बैठे हुए हैं जो डिफेंस से हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को सुन रहे हैं। सरोज कुमार सर, किशोर मंडलोई सर जो हमारे ही डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट सर आते हैं, रोज वंदन नमन भेजते हैं, मैं इनका सदा आभारी रहूँगा। और हमारे डिफेंस से ही तिब्बत पुलिस में हैं मिस्टर केसी कुशवाहा जी जो दतिया जिले से आते हैं, वो भी हैं। और हमारे अपलान मिस्टर राजकुमार कुशवाहा, जिनकी धर्मपत्नी मेरी अपलान हैं, वो भी मेरे गुरु बैठे हुए हैं। उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा जो भिंड की ही धरती से आते हैं। राजकुमार कुशवाहा जी जो भी डिफेंस से हैं, लेकिन उनकी मिसेज जो हैं वो मेरी अपलान हैं, तो मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा। अनीता माली मैम, रतन पाटिल सर, नवीन नाथ सर बैठे हुए हैं। आशुतोष सर, शांति कुमारी मैम बहुत ही अच्छा संचालन करती हैं मंच का, जब भी आती हैं। तो शांति कुमारी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम देवी मैम, लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र कुमार, मेहर सिंह सर, हमारे बहुत सारे अतिथि बैठे हुए हैं। समय की कमी होने के कारण मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं परलवान इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर डैनियल जॉनसन को चरण वंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इतना मजबूत सिस्टम दिया। इसके साथ उड़ान ग्रुप के हमारे फाउंडर जीडी डाबर साहब, गुरु माता सुशीला डाबर मैम को चरण वंदन करते हुए मंच पर सभी मेहमान मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं, सभी को प्रणाम, चरण वंदन। दोस्तों, मेरी अपलान मेरे से बहुत कम उम्र में है, लेकिन मुझे जो दिया उन्होंने मेरी ग्रेट अपलान मिस्टर गुलाब परमार जो गुजरात बड़ौदा की धरती से आते हैं, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया था। आज 29.5 महीने हो चुके हैं मेरे सिस्टम में आए हुए, और मैं इसको 29.5 महीने से लगातार सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मिस्टर गुलाब परमार को भी मेरा बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। क्योंकि हमारे और भी लोग, लाइफ लाइन के लोग, अपलान, पाइपलाइन और मेरे जो भी व्यक्ति इस सिस्टम में काम करता है। दोस्तों, मेरा परिचय जेपी सिंह कुशवाहा, डबल क्वाड एक्सेलसियर के साथ मैं इसे लगभग 29.5 महीने से कर रहा हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के साथ मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ
और इसके साथ साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ। 25 वर्ष की नौकरी में मैंने क्या किया और लगभग 2.5 वर्ष की नौकरी में मैंने क्या किया, इतना मैंने कभी नहीं सोचा था। एक दिन में मेरे 2.5 लाख के ऑटो पुल गिरेंगे। दोस्तों, फैमिली के लिए तो नौकरी ही पर्याप्त थी, लेकिन मुझे दुनिया के लिए, लाइफलाइन के लिए मुझे कुछ कर जाना है। मुझे 32-32 लाख दिलाना है। यदि मैं 32-32 लाख दिला दिया मैंने अपने टीम के सभी लोगों को, तो दोस्तों ये यकीन मानिए आप कि वो 1419 करोड़ के ही मालिक बनेंगे। देश की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल क्रांति के तहत डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक छोटा सा सिपाही, मैं भिंड चंबल की बुंदेलखंड की धरती से मैं जेपी सिंह कुशवाहा, मैं एक चिंगारी दे रहा हूँ। इन फ्यूचर वो ज्वाला बन जाएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति पार्लियामान को आज ज्वाइन कर लेगा और कम से कम 3 वर्ष मेहनत कर लेगा, तो उसकी लाइफ झिंगा लाला कलरफुल सतरंगी हो जाएगी, आहा जिंदगी हो जाएगी। मैं बार बार इन शब्दों को कहता हूँ, तो मुझे ये 2-3 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। उसके ड्रीम 5 वर्ष मेहनत करके 7 पीढ़ियां उसकी सुधर जाएंगी और 2250 30 डीपी से जो भी व्यक्ति से सिस्टम को ज्वाइन करेगा, वो व्यक्ति इतना बड़ा महान व्यक्ति बनेगा कि दुनिया की कोई ताकत उसके 1419 करोड़ का मालिक बनने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, 3 वर्ष, केवल 3 वर्ष आप पार्लियामान को कर लीजिए, मात्र 3 वर्ष, और मेरे 3 वर्ष इस साल होने जा रहे हैं। दोस्तों, आप भी जिसके 3 वर्ष नहीं हुए, 3 वर्ष पार्लियामान को आप कर लेंगे, तो 3 वर्ष बाद पार्लियामान को आपको नहीं करना पड़ेगा, पार्लियामान आपको करेगी। जब पार्लियामान आपको करने लगेगी, तो आप यकीन मानिए कि आप अपना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कितना डीपी कमाते हैं। मेरा मतलब यह है कि अभी 3 साल तक $1.25, $15, $20, $40, $400 के लिए काम कर रहे हैं। महीने में आए या पर डे आए, आप इसके लिए काम कर रहे हैं। अपग्रेडेशन में $400 तक काम कर सकते हैं। $400 माने 30,000 रुपये महीने पर डे का भी कमा सकते हैं। तो ये आप पार्लियामान कर रहे हैं। लेकिन 3 वर्ष बाद जो भी व्यक्ति पार्लियामान को कर लेगा, वो इस इनकम से ऊपर अनलिमिटेड आय करेगा। आप डीपी का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि फिर पार्लियामान आपको करेगा, आप पार्लियामान नहीं करेंगे, पार्लियामान आपको करेगा। यानी एक दिन में आपके नीचे न जाने कितने कोरल होंगे, कितने ओनेक्स होंगे, कितने क्वार्ट्ज होंगे, अमेथिस्ट होंगे, टोपाज होंगे, रूबी होंगे, कितने बड़े बड़े ऑटोपूल आपको मिलेंगे, आपने अभी कल्पना नहीं की होगी। आप उस समय अंबानी की तरह जीवन जी रहे होंगे, आप कलरफुल जीवन जी रहे होंगे। 3 वर्ष के बाद पार्लियामान आपको करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्लियामान आपको करेगा। आपको पार्लियामान जब करेगा, मेरा वादा है दोस्तों, आप शिद्दत के साथ 3 वर्ष मेहनत कर दीजिए, पार्लियामान को कर लो, उड़ान ग्रुप के शिष्य विद्यार्थी बन जाओ, जो सभी को सीखने सिखाने का मौका देता है, सभी को बोलने का मौका देता है। धन्यवाद इसके फाउंडर गुरु माता GD डाबर सर को और गुरु माता हमारी सुशीला डाबर मैम को, जिन्होंने दुनिया में एक पहला कॉन्सेप्ट ऐसा चलाया है जो 5:30 बजे से एजुकेशन देता है, सबको जगाने का काम करता है। ऐसे सिस्टम को मैं बार बार नमन करता हूँ। मुझे तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ऐसे गुरुओं को मैं सुनता हूँ कि मैं धन्य हूँ, मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा, जो भला ही हमसे उम्र में कम हो, भला ही हमारे बच्चे के बराबर हों, लेकिन बहुत अच्छा मोटिवेशन दे के जाते हैं, तो वो भी मेरे गुरु के बराबर हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिस बच्चे से मुझे स्कूल में कोई नई बात मिलती है, वो उस समय मेरा गुरु हो जाता है, मुझे सीखने को मिल जाता है। तो उम्र का कोई इसमें वो नहीं रहता है, उम्र छोटी हो या बड़ी, अगर सीखने को मिलता है तो आप सीखिए। आप ये इसमें मत रहें कि ये उम्र में छोटा है, ये क्या मुझे सिखाएगा। दोस्तों, आप कभी कभी छोटे से छोटे व्यक्ति से भी ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अगले पॉइंट को बढ़ाऊंगा।
मेरा आज का टॉपिक है अच्छी शख्सियत बनने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मुझे 20-25 मिनट का समय मिलता है, तो अपनी बात रखूंगा। तो अच्छी शख्सियत बनने के लिए हमारे पास 25 तरीके हैं, लेकिन मैं 25 तरीके को बारे में जितना हो सकेगा बताऊंगा। अगले जब भी मोटिवेशन होगा तो आगे बताऊंगा। जिसे उड़ना सीखना हो उससे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। दोस्तों मेरी बात को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सुनने के बाद अक्सर कर 80% बात भूल जाते हैं लोग, 20% याद रहती है। तो आप कलम डायरी रखिए और उसमें थोड़ा नोट डाउन करना सीखिए। अच्छी शख्सियत बनने के तरीके, पहला कदम होता है दोस्तों, जिम्मेदारी को स्वीकार करें। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरह खिंची चली आती हैं, उस व्यक्ति की तरफ खिंची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। दोस्तों जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है, और यह उसकी समझदारी और परिपक्वता, मैच्योरिटी को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नजरिए और उस माहौल की छवि होती है दोस्तों, होना छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का होना, विकास होना चाहिए। इल्जाम लगाने का खेल बंद करो दोस्तों, यह कहना छोड़ दो दोस्तों कि हर कोई ऐसा करता है। ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर किसी में एक हद तक आज्ञा पालन की भावना ना हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। दोस्तों जानी बोला, मम्मी जिम्मी ने खिड़की पर शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा कैसे किया? जानी ने उत्तर दिया, जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वह झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं वे अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। दोस्तों जिम्मेदारी की दायरे में सोच विचार कर काम करना भी शामिल है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा होता है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों सामाजिक जिम्मेदारी पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरी परिवार के प्रति है, तीसरी खुद के प्रति है। उस समाज का पालन होने लगता है जिसमें इसका काम क्रम उसका उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आजादी हाथ में हाथ डाले चलती है। एक अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वह अपना बोझ खुद उठाने को तैयार रहे। महानता की कीमत जिम्मेदारी है। दोस्तों समाज की बर्बादी चोर व चक्कों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन से होती है। कैसा विरोधाभास है दोस्तों, अगर अच्छे लोग निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो वे अच्छे कैसे हो सकते? सवाल यह है कि
क्या वे अपने सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? बुराई से जड़ जमाने के लिए इतना काफी है कि अच्छे लोग खुद ना करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। दोस्तों, दूसरा कदम है औरों की परवाह। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कौन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा 65 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, लड़के ने पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा वह बात उसके मन को छू गई। वहां 10 सेंट टिप्स के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा था। अगर हम सब एक दूसरे के लिए छोटे बच्चे की तरह सोचें तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दोस्तों, दूसरों का ख्याल करें और नम्रता शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह सिखाता है दोस्तों हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम होता है दोस्तों, सबकी जीत के बारे में सोचें। एक आदमी ने मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में? उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ? सेंट पीटर पहले उसे नरक में ले गए। वहां उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा। इसमें बड़ी मेज पर तरह तरह के खाने की चीजें रखी थीं। उसने पीले और उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखीं। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहां कोई हंसी खुशी ना थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं, जिनसे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, मगर वे खा नहीं पा रहे थे उस खाने को। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी, जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि इस सब की जीत के बारे में सोच रहे थे। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है दोस्तों। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। दोस्तों, चौथा कदम होता है अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। जो मन में लाए वही बोलने से आदमी को बाद में वह सुनना पड़ता है दोस्तों जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब यह होता है दोस्तों, हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जाने कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह है जानना भी है क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है दोस्तों। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की सच्चाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितनी की गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोलें, ना कि बोल के सोचें। दोस्तों, हमेशा सोच के बोलना चाहिए, बोल के नहीं। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फर्क है। जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज्यादा। एक बेवकूफ आदमी
बिना सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई न किए जा सकने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शक्ल देता है। दोस्तों, मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। दोस्तों, एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा करता है। वह अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने यह किया। फिर पादरी ने कहा, जाओ और सभी पंख थैले में भर कर ले आओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर वापस लौटा तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कर दी, लेकिन उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव का ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगला 5वां कदम है, आलोचना और शिकायत न करें। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। जब मैं आलोचना की बात करता हूं तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों ना करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैकसीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या उसका मतलब इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करना चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं। सही आलोचना यानी रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है? नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना करिए। आलोचना करते समय हल पेश करना भी जरूरी है। व्यवहार की आलोचना करें, ना कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। सहायता करने की इच्छा होने पर भी आलोचना करने का हक मिलता है। अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसके आलोचना करने में मजा आने लगे तो आलोचना रोक देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने वाली आलोचना के बारे में सुझाव। दोस्तों, एक कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों को आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझाते हैं और इसकी परवाह करते हैं तो उसके संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हमारा नजरिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सजा देने वाला। दोस्तों, तुम हमेशा या कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करें। घुमा फिरा कर बात करना तकलीफ देता है। पहले असलियत को जाने, बिना सोचे समझे हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं। आलोचना करने में जल्दबाजी न दिखाएं, शांत और दृढ़ रहें। आलोचना समझाने के लिए करें, ना कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव ना अपनाएं, क्योंकि यह नाराजगी का निर्माण करता है। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत कम ही पड़ती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने कभी आलोचना न करें। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का भी मौका दिया जाए। दोस्तों, उसको भी उसकी सफाई सुनना चाहिए। उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां ना सुधारने के नुकसान भी बताएं। किसी को उसके दोष
बताने के बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहें। काम पर उंगली उठाएं, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। काम की आलोचना करें, ना कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय किसी निजी नाराजगी जाहिर न करें। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इसे जरूरत से ज्यादा न करें। आलोचना दवा देने की तरह है, दवा सही मात्रा में देना या लेना ही ठीक है। ज्यादा देने से नुकसान होगा और कम का असर नहीं होगा। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होना चाहिए। सही ढंग किए जाने पर यह बहुत फायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी जरूर दें। अपनी बात सकारात्मक, रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। आलोचना स्वीकार करना, रिसीविंग क्रिटिसिज्म जो हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आप लोग जीतने वाले को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम ना तो कुछ करें ना कहें और ना ही अपने पास कुछ रखें। लेकिन इस तरह का हम आखिर में एक नकारा इंसान ही बन जाएंगे। गलत आलोचना इन दो वजहों से की जाती है। एक तो होती है अज्ञानता दोस्तों। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। दूसरा होता है जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहां ना हो सकने की वजह से वह तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उस पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। इस बात को हमें ध्यान करना चाहिए। जो पेड़ ज्यादा फल देता है उसी पर लोग पत्थर मारते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसी की लोग ज्यादा बुराई करते हैं। एक और तरह के लोग भी होते हैं दोस्तों। इस वर्ग के लोग दूसरों की मदद करने के लिए जब तक तैयार रहते हैं तब तक के भी खुद अपनी मदद करने लायक नहीं बन जाते दोस्तों। पर जैसा ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं, उनके पहले के मददगार ही उनकी जिम्मेदारी को तकलीफ दे और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसा ही है, जिंदगी में ऐसा होता ही है। पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इन हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की बजाय जलन होती है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत ना होना कमजोर स्वाभिमान की निशानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव, जैसे इसको सही ढंग से लें, इसे दरिया दिली के साथ स्वीकार करें, ना कि मनमुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आंकें। अगर वह सही लगती है तो उसे कबूल करें, उससे सीखें और उस पर अमल करें। बचाव की कोशिश मत करें। रचनात्मक आलोचना को तत्काल खुले मन से स्वीकार करें। क्यों? इसलिए कि ऐसा करके हम अपने आलोचक का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह झुंझला जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके को एक चाल के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फायदा केवल एक बार मिलेगा। पर ईमानदार
ईमानदारी से अपनाने पर उसका बार बार हमें लाभ मिलेगा। उस इंसान के शुक्रगुजार हो जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वह हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, ना कि खराब। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। दोस्तों, शिकायतें, कंप्लेंट्स, कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है कहते हैं, अगर ठंड है तो कहेंगे बहुत ठंड है साहब, घर से निकला नहीं जाता। उनके लिए हर दिन खराब है। जब जब कुछ ठीक ठाक हो तो भी वे शिकायत करते हैं। शिकायत करना अच्छा क्यों नहीं है? 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश होते हैं कि हमको कोई समस्या है। फिर शिकायत करने से फायदा क्या है? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। यह शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या इसका यह मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? हरगिज नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफी उपयोगी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत यह सिखाती है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है। जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का दूसरा मौका मिलता है। दोस्तों, छठवां कदम है अच्छी शख्सियत बनने के लिए मुस्कुराएं और दयालु बने। स्माइल एंड बी काइंड। मुस्कान दोस्तों क्या है? मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वालों को खुशहाल करती है, देने वाले का कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह जाती है। दोस्तों, कोई इतना अमीर नहीं है कि इसके बगैर काम चला ले दोस्तों, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि इसके फायदे को ना पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुओं के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी है, उदास के लिए सुनहरी धूप है, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा है। तब भी ना तो यह भीख में, ना खरीदने से, ना उधार मांगने से, और ना चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जब तक किसी काम की नहीं, जब तक आप इसे किसी को दे ना दें। तो दोस्तों, मुस्कान दिन भर की भागदौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हो कि मुस्कुरा ना सको, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान दे दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि उसे जो खुद किसी को अपनी मुस्कान ना दे सके। खुशमिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने में मुस्कुराने से ज्यादा मांसपेशियां खिंचती हैं। इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। दोस्तों, अगला कदम है शख्सियत बनने के लिए, अच्छी शख्सियत बनने के लिए 7वां कदम है दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकाल। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आज तक दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए
काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं, वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी बार होता है कि हम फोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात हमारे मन में यह आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। यह एक नकारात्मक सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर ना मिला हो, उन्होंने कोई संदेशा छोड़ा हो जो हमें ना मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही नहीं हो, भी बहुत से कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेश का लाभ दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। दोस्तों, 8वां कदम 25 है, मैं अगले क्रम में बताऊंगा, लेकिन 8वां कदम 2 मिनट और समय लूंगा, समय कम है। हम लोगों को अक्सर कहते सुनने की बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफी मुश्किल होता है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफी मूल्यवान होता है। खुद के लिए सवाल करें, हमको कैसा लगता है कि हम चाहते हैं कोई व्यक्ति हमारी बात सुने, लेकिन वे सुनने से ज्यादा बोलें। हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट करें, वे हमको हर कदम पर टोकें, वे बेसब्री दिखाएं और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करें। वे शरीर से तो मौजूद हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और है। वे सुने लेकिन समझे नहीं। हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। वे ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछें जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हों और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर ना तो ध्यान दे रहे हों और ना उन्हें सुन रहे हों। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान को हम में या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टता का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव को नीचे लिखी ये बातें दर्शाती हैं, जैसे तिरस्कृत, अस्वीकृत, निराश, मायूस, नीचा महसूस करना, परेशान, बेवकूफ, अनुपयोगी, महत्वहीन, छोटा, उपेक्षित, व्याकुल, प्रेरणाहीन, हताश। आप इसका दूसरा पहलू देखें। हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता है, सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, जरूरी और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी लेता है। अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर क्या हम ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे लिखा है? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, खुश, संतुष्ट, उपयोगी, उत्साहित, अच्छा, प्रसन्न, प्रशंसित, प्रेरित, ख्याल रखा गया है। किस बात को ध्यान पूर्वक सुनने में ये रुकावटें आती हैं दोस्तों? भौतिक बाधाएं आती हैं, अंदरूनी रुकावटें, किसी और बात से ध्यान में लीन होना या सोच में भटकना, शोर ज्यादा होना, मन में पहले से बैठी धारणा हो रहा है, थकान, बोलने वाले और उसकी बात में दिलचस्पी न होना। कुछ बौद्धिक रुकावटें भी हो सकती हैं, जैसे कि भाषा की समझने की आदि, दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद को एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब
दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नजरिया दिखलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब हम महत्वपूर्ण महसूस करता है, जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो ऐसा क्या होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार हो जाता है। खुले दिमाग वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है क्योंकि खुले कान वाला भी होना। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरों को बोलने के लिए उत्साहित करें, सवाल पूछें, यह हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट न डालें, विषय न बदलें, सम्मान और समाज समझ का भाव दिखाएं, ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखकर देखें, खुले विचारों वाला बने, अपनी पहले से बनी धारणाओं और राय को अपने सुनने में बाधा न बनने दें, संदेश पर ध्यान दें ना कि कहने के सलीके पर। शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचानें, जैसे कि चेहरे पर आने वाली भाव, नजरों की भाषा, हो सकता है कि अभिव्यक्तियां कोई अलग ही संदेश दे रही हूं। भावों को समझें ना कि सिर्फ शब्दों को सुनें। तो दोस्तों, आज मैंने 8 ऐसे कदम बताए जिससे आप एक अच्छी शख्सियत बनेंगे और अगले क्रम में जब भी मौका लगेगा तो मैं अगले क्रम में कुल मिला के इसके 25 कदम बताऊंगा। इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने आज ज़्यादा समय ले लिया है। हमारे मेहमान, हमारे गुरु, महागुरु, मातृशक्तियाँ और भी सज्जन बैठे हुए हैं, उन्हें भी सुनना होगा। तो आज मैंने जो आधा घंटे से ज़्यादा समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय परलवान, जय परलवान।